क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? लैक ऑपेरॉन, ठीक है? क्या पढ़े थे? लैक ऑपेरॉन क्या था बाबू? ग्रुप ऑफ ए जीन, जो ट्रांसक्रिप्शन जिसका साथ में हो रहा था सबका ना, जिसके पास सिंगल प्रोमोटर होता है। और लैक ऑपेरॉन किसका एक एग्जाम्पल था? जीन रेगुलेशन का। किसका? जीन रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल था। जो हम लोग लैक ऑपेरॉन का मतलब होता है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। अगर वहां ट्रिप्टोफान रहा तो ट्रिप ऑपेरॉन बोलेंगे उसको ना। उसमें बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, ट्रिप ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन, है ना। तो वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। किस पे? सबस्ट्रेट तुम क्या ले रहे हो। जैसे हम लोग किसका एग्जाम्पल लिए थे? लैक्टोज का, है ना। किसमें? प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स का कौन सा एग्जाम्पल? ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई का लिए थे हम लोग ना। उसमें देखे थे कि तुम्हारा कैसे एक जीन रेगुलेशन होता है। कहने का मतलब कि जब जरूरत हो खाना बनाने का तभी बनेगा, जब जरूरत नहीं हो तो हमारा जीन जो रहता है वो ट्रांसलेशन नहीं करता है, ना ही ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो लोग साइलेंट रहता है। ठीक है? अगर तुमको ग्लूकोज दे दिया जाए तो हम अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस पे बेस्ड पे देखते हैं तुम लोगों को कितना याद है तुम लोगों को। लैक ऑपेरॉन, है ना। कौन सा कंडीशन में हमारा लैक ऑपेरॉन एक्टिव रहेगा? मतलब लैक ऑपेरॉन चलेगा। ठीक है? मतलब ऐसे ऑफ होता है ना, किसमें तुम्हारा ऑन होगा वो जनरली। जैसे हम लोग क्या दे रहे थे? ग्लूकोज दे रहे थे तो वो ऑफ था, है ना। उसको बोलते हैं इनएक्टिव, लैक ऑपेरॉन। अब हम उसको क्या दिए? लैक्टोज दिए तो क्या हो गया? एक्टिव, है ना। तो ये पूछ रहा है कि जो चारों ऑप्शन है ये तुम बैक्टीरिया को दिए हो, चार ऑप्शन, ठीक है, कब उसका लैक ऑपेरॉन एक्टिव रहेगा ये बताना है। चलो जल्दी, ए का आंसर आया है बी। तुम्हारा बी। और बताओ जल्दी जल्दी बताओ जी। सेकेंड? चलो इसका भी सेकेंड, ठीक है, तुम्हारा भी सेकेंड। सोचो, थोड़ा सोचो जल्दी। ऑप्शन 4 कौन बोला? बी। चलो बाबू तुम्हारा बी, जल्दी जल्दी कर सकते हो, कर 1 होगा, उठा कर पटक देंगे गधा। 1 4 कर रहा। लो तुम्हारा। और किसी को कुछ बोलना है? सबके मन में कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए, गलत सही कुछ तो दो, बाद में देख लेंगे हम क्या है। पंखा पे नहीं लटकाएंगे किसी को। थर्ड, चलो एक बच्चा का थर्ड आया। कहीं चारों का चारों ऑप्शन तो सही नहीं है। अच्छा हाँ, लिखना तो भूल गए, मोर देन 1 ऑप्शन भी सही है, मोर देन 1 ऑप्शन। और किसी को देना आंसर जल्दी। चलो तो बाबू ये गलत है, ये गलत है, तुम लोग नहीं समझे मतलब। एक गधा लोग एकदम रियलिस्टिक सोच के देखो, एकदम रियल लाइफ पे उतारो। हम क्या बोले थे कि अगर बैक्टीरिया को ग्लूकोज देंगे या गैलेक्टोज, दो चीज था। अगर ग्लूकोज देंगे तो उसको बना बनाया हुआ वो खाना है, वो खा लेगा, उसको मशीन को स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर उसको लैक्टोज देंगे तब उसको मशीन स्टार्ट करने का जरूरत है, वो घुसा जाता है। अब सपोज करो डिनर पे आया, तुम लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों रख दिए तो वो क्या खाएगा? ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक बना हुआ खाना है और एक सूखा चावल रखा हुआ है, क्या खाओगे? बना हुआ। कि तुमको शौक चढ़ा हुआ है बना के खाने का? नहीं ना, इजली जो अवेलेबल है बना हुआ खाना को खा लेंगे हम चुपचाप से। लैक्टोज को क्यों उठाएंगे हम? तो उस कंडीशन में जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट है तो उसको मशीन स्टार्ट करने का क्यों जरूरत है भाई? उसके पास ग्लूकोज भी दिए हो तुम, समझ रहे हो? वो ग्लूकोज खा के खुश रहेगा, तुम्हारा लैक्टोज लेगा ही नहीं। तो पहला में क्या है? तुम्हारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो यहां मशीन स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि लैक्टोज को नहीं लेगा। बोले जाओ नहीं लेंगे लैक्टोज तुम्हारा, हम केवल ग्लूकोज खाएंगे, क्योंकि इसमें इसको लेने के बाद हम बोलेगा इसको लेने के बाद मेरा जो है बहुत एनर्जी खर्चा होता है ना, तब जाके हम खाना खा पाते हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्यों लेंगे लैक्टोज तुम्हारा? तुम ग्लूकोज दियो, उसी से खुश रहेंगे हम। तो इसमें इनएक्टिव रहा, इसमें आओ, इसमें सुक्रोज है, ये भी डाइसेकेराइड है ना। और ये ग्लूकोज यहाँ भी तो दे दिए इसको, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ रहा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, यहाँ भी तो ग्लूकोज मिल गया इसको। जहां ग्लूकोज इसको मिल गया उसके साथ तुम कुछ भी दियो हो, चाहे कितना भी अच्छा चीज दे दियो उसको, उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ किससे मतलब है? ग्लूकोज से मतलब है। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके सामने तुम कुछ भी रख दो खाने के लिए, वो कुछ नहीं खाएगा, केवल ग्लूकोज को देखता है। अब यहां देखो, यहां लैक्टोज दिए और सुक्रोज दिए, दोनों का दोनों डाइसेकेराइड है ना। ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है ना, और ये किस में टूटता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, दोनों का दोनों यही है। तो इसको मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा
पड़ेगा। तो आंसर ये जाएगा। बहुत बड़ा चीज था क्या समझना। हम वही बोले थे कि एकदम रियलिस्टिक अपने ऊपर उतार के सोचो कि तुमको क्या में इजी पड़ेगा, उसके अनुसार चलेगा। चलो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था बाबू, पहले सुनो अच्छे से, वो है क्या चीज। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है। क्या एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट किसका है, तो डीएनए के सीक्वेंस को पता करने का। याद करो हमारा डीएनए पे इस तरह का सीक्वेंस है, जी सी ए टी सी ए जी, है ना। इस तरह का हमारा सीक्वेंस पूरा बहुत सारा होगा, बहुत लंबा। हमारा जो डीएनए का जो निकलता है कि लेंथ कितना होता है, 2.2 मीटर के आसपास ना। अगर हम लोग हैप्लॉइड डीएनए का बात करें कि हमारे पास हैप्लॉइड में बेस पेयर कितना होगा, तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9, सॉरी 10 टू द 9 बेस पेयर, ये होता है ना हैप्लॉइड का हमारा। तो सोचो इतना सारा 2.2 मीटर लंबा डीएनए है और उस पे इतना सारा बेसिस लगा हुआ है, नाइट्रोजन बेसिस, मतलब एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है। तो क्या हुआ कि डीएनए के सीक्वेंस को पता करने के लिए किसका, दो ह्यूमन के बीच में, ठीक है, ताकि वो डिफरेंस और सिमिलरिटी बता सके। क्या डिफरेंस और सिमिलरिटी, जैसे कि इसका चेहरा इससे अलग है, ये पता करने के लिए कि क्यों अलग है, आखिर वो डीएनए सीक्वेंस में कहां अलग हुआ ऐसा जिसके कारण से इसका चेहरा और इसका चेहरा क्या हो गया, अलग हो गया। या तो फिर जैसे इसका नाक है वैसे इसका नाक है, सिमिलरिटी क्यों हुआ, है ना। तो ये हम लोग को एक बाहरी अपीयरेंस से बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर समझ लो पता कर ले कि डीएनए में क्या ऐसा हुआ है, यानी कि तुम्हारा सीक्वेंस में ऐसा क्या गड़बड़ी हुआ या क्या अलग है जिसके कारण इसका चेहरा और इसका चेहरा अलग है। अगर ये हम लोग पता कर ले तो सोचो क्या कर सकते हैं, इसका चेहरा और इसका चेहरा सेम कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हमको सीक्वेंस पता चल जाए कि ये सीक्वेंस से, ये वाला सीक्वेंस से इस लड़की का चेहरा बना है, ठीक है, तब ऐसा बना इसका। अब सपोज करो उस लड़की वाले में टी के जगह पे सी हो गया होगा, जी हो गया होगा, तब उसका वैसा चेहरा बना, सपोज करो। तो हम यहाँ पे फिर जी हटा करके क्या कर देंगे, टी कर देंगे। मैनिपुलेशन तो होता ही यहाँ पे, मतलब क्या हुआ था तुम्हारा, म्यूटेशन तो करा ही सकते हैं हम लोग अपने से, अगर हम लोग को पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, सेम चेहरा हो जाएगा ना। और अगर पता चले, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस कहां था, अगर पता चले कि यहाँ टी के जगह पे, यहाँ सी के जगह पे मान लिया कि जी हो गया होगा, जिसके कारण तुमको एक डिजीज हो गया, मान लिया कैंसर हो गया सपोज करो। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस यही चेंज होता है, म्यूटेशन होने के कारण बहुत सारा डिजीजेज होता है तुमको, है ना। अगर हमको पता चल जाए कि यहाँ टी के जगह पे सी था, उसके कारण म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के कारण तुमको कोई डिजीज हो गया, तो अगर हम सीक्वेंस को पता कर ले तो उसको चेंज करके डिजीज को खत्म कर सकते हैं ना। और भी बहुत सारा चीज था। अगर तुम डीएनए अपना जीन को जान जाओगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, इनफैक्ट बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। ह्यूमन तुम अपना अलग हाथ बना सकते हो, ठीक है। अगर हाथ कट गया, अभी क्या होता है तुम्हारा, जब बैंक में जाओगे, अभी फॉरेन कंट्री में, वेस्टर्न में बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, मतलब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहां पे क्या होता है ना कि जब बच्चा जन्म लेता है वहां पे, तो उसका स्टेम सेल को रखा जाता है ना, यॉर्क सेक से, तुम्हारा यॉर्क जो होता है उससे निकाल करके। स्टेम सेल क्या होता है बाबू, स्टेम सेल के पास इतना पोटेंशियल, एक सेल होता है जैसा नॉर्मल सेल हम लोग के पास है, बॉडी जिससे बना हुआ है। तो जब तुम जन्म लोगे ना, तो जो तुम नाभि देखते हो बच्चा लोग का, जो काटा जाता है ना, उसको यॉर्क बोलते हैं ना, तो उसको क्या होता है कि उसके अंदर में एक स्टेम सेल होता है बाबू, है ना। तो वो स्टेम सेल के पास इतना एबिलिटी होता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी बना सकता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, लोग बैंक में रखता है, एक फ्रीजर बैंक होता है जहां पे वो लाइव रहेगा हमेशा। तो उसमें क्या होगा, वो अभी काम चल रहा है, कंप्लीट काम नहीं हुआ है, तो उससे क्या होगा, इन फ्यूचर तेरा अगर हाथ कट जाता है, ठीक है, या पैर टूट जाता है, किसी तरह से कोई ऑर्गन लॉस हो गया तेरा, मान लिया जब तुम्हारा किडनी जो है वो फेल हो गया सपोज करो, तो वो स्टेम सेल से तुम्हारा ही किडनी फिर से बना के लगा सकता है, तुम्हारा ही हाथ
उसी से बन जाएगा, ठीक है, डेवलप हो सकता है और तुम्हारा हाथ फिर से नया लग सकता है उससे, ठीक है। वो स्टेम सेल के पास इतना पोटेंशियल होता है। तो अभी उस पे काम चल रहा है, 90% लगभग हो चुका है कि स्टेम सेल से तुम्हारा बॉडी बनाने लगा है। हाँ, केवल अभी तक साइंस एक काम नहीं कर पाया है, तुम्हारे अंदर लाइफ को डालना, है ना, किसी ह्यूमन को बना करके उसके अंदर जान को डालना। जान अभी तक नहीं डाल पाया, बाकी सारे ऑर्गन को बना लिया है। तुम्हारा ही ऑर्गन बनेगा, तुम्हारे जैसा सेम टू सेम। अगर तुम्हारा स्टेम सेल को हम रख लें तो बचपन के टाइम पे, तभी वहां होता है फॉरेन कंट्री में कि जिसका स्टेम सेल रखा जाता है उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, कि इन फ्यूचर अगर ये साइंस सक्सेसफुल हो गया हमारा कि स्टेम सेल से हम ऑर्गन को बनाना शुरू कर दिए, है ना, तो आप वो सर्टिफिकेट दे करके इन फ्यूचर में अगर आपका कोई कान कट गया, मान ले कहीं जा रहे हैं, कान कट के गिर गया, ठीक है, अब वो खो गया कान तुम्हारा गिर के, ठीक है, तो हमको कान लगवाना होगा ना जी, बिना कान का रहेंगे? तो अगर वो बैंक में जाओगे ना, तो वो हॉस्पिटल में तो तुम्हारा स्टेम सेल निकालेगा और उससे कान डेवलप कर सकता है वो, ठीक है, और तेरे में कान चिपका देगा फिर एक। अब तुम चाहो इसका फायदा दो चार कान लगा सकते हो, ठीक है, जब मन करे तब। तो ये सब था ना कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, साइंटिस्ट लोग कोशिश किया कि हम डीएनए का सारा सीक्वेंस को पता कर ले, ताकि हम इसका में डिजीज हो, कोई इथिकल इशू हो, सपोज करो कोई बच्चा होता है उसका माँ बाप नहीं पता चलता है, लेकिन अब तो डीएनए टेस्ट उसका हो जाता है, लेकिन एक्यूरेट चाहिए हमको एकदम, है ना, कि एकदम हूबहू कोई काट नहीं पाए, कि एकदम है तो है 100% कंफर्म। उसके लिए हमको डीएनए सीक्वेंस पता करना होगा। अगर बच्चा और माँ बाप का डीएनए सीक्वेंस अगर मैच कर गया तुम्हारा, तो वो तुम्हारा सेम है, उसी का बच्चा है, 100% बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे चीजें थे जिसके कारण तुम्हारा क्या हुआ, इस पे प्रोजेक्ट चला था, है ना, इसको बोलते हम लोग मेगा प्रोजेक्ट चला था। कैसा था? मेगा प्रोजेक्ट था। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे। ह्यूमन, अगर हम लोग इसका बेसिक्स बात करें, बेसिक्स इसका क्या था बाबू? टू नो द डीएनए सीक्वेंस, क्या बाबू? ऑफ टू ह्यूमन फॉर सिमिलरिटी एंड, ठीक है, क्या दो ह्यूमन के बीच में क्या तुम्हारा सिमिलरिटी है उसके बीच में और क्या डिफरेंस है, ये पता करने के लिए हम लोग डीएनए सीक्वेंस को पता करना शुरू किए। और इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या बोले? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग किसको पता कर रहे हैं? जीनोम को, है ना। और एक जीनोम किसको बोलते हैं? एक जीनोम मतलब डिप्लॉइड या हैप्लॉइड। अगर एक जीनोम का बात करें तो वो हैप्लॉइड होता है बाबू की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होता है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि हाफ क्रोमोसोम को हम लोग जीनोम बोलते हैं ना। जैसे हमारे मम्मी से आया 23 और पापा से 23 आया, ठीक है, तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हम मम्मी दी है हमको और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पापा दिए हैं, है ना। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग जीनोम बोलते हैं ना, 23 क्रोमोसोम, उसको हम एक जीनोम बोलेंगे, ठीक है। कंप्लीट सेट कितना होता है? 46, ठीक है, 46, यानी उसको 46 नहीं बोलते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि 23 का पेयर होता है 23 ना, वो अलग अलग नहीं होता है। अगर हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते थे? एक मेगा प्रोजेक्ट था। कैसा? ये मेगा प्रोजेक्ट था। अगर हम लोग इसका बात करें बाबू, तो कितना टाइम लगा था? ये तुम्हारा कब 1990 से शुरू हुआ था, टू ले करके 2003 तक चला था। हालांकि जो क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 1 कब कंप्लीट हुआ? कंप्लीट एट 2006। 2003 तक हमारा क्या है कि कंप्लीट हो चुका था, लेकिन क्रोमोसोम 1 को स्टडी करने में कितना टाइम लगे? 2006 तक लगा, ठीक है। कब कंप्लीट हुआ तुम्हारा? एट 2026 नहीं, 2006, हम जो बोलेंगे उसी को बोल दो, ठीक है। कितना लगा टोटल बाबू? काउंट करो तो 13 इयर्स लग गया तुम्हारा, है ना। कितना? 13 साल लगा इसको करने में, है ना। इसमें खर्च कितना आया था बाबू? तो अगर हम लोग एक सीक्वेंस का बात करें इसका, अगर हम लोग एक्सटेंट का बात करते हैं कि कितना, सॉरी, सबसे पहले खर्च की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तो एक बेस पेयर में तुम्हारा $3 लगता था, ठीक है। तो इस तरह से टोटल सीक्वेंस को हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इसका 10⁹ बेस पेयर का ना, हम लोग इतना को लेके चल रहे हैं अभी। तो इतना करने में तुम्हारा $9 बिलियन लग गया था, ठीक है, इतना खर्च हुआ था। अगर हम लोग इसका एक्सटेंट का बात करें बाबू, एक्सटेंट अगर इसका,
तो क्या हुआ था तुम्हारा, एक बेस पेयर को एक्सटेंड का बात करें तो इसमें बोला गया था ना कि जो सीक्वेंस लिखेंगे हम लोग, ठीक है, वो एक बुक होगा, ठीक है, एक बुक में सीक्वेंस को लिखा जाएगा। एक मतलब कि एक ऐसा बताया गया था, मतलब ये हुआ नहीं था, अभी ऐसा एक एज्यूम किया था कौन, साइंटिस्ट लोग, है ना, कि अगर हम एक्सटेंट का बात करें तो इसमें जो बुक होगा, सीक्वेंस जो होगा हमारा, सीक्वेंस जो होगा इतना बेस पेयर का अगर न्यूक्लियोटाइड का, तो कितना होगा, 1000 पेज होगा एक बुक में, है ना, और वो हर पेज में 1000 न्यूक्लियोटाइड होगा। कितना होगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड, है ना, ऑफ ईच पेज, ठीक है। और इस तरह का 1000 पेज होगा कोई बुक का, और उस बुक का हर पेज पे एक तुम्हारा 1000 न्यूक्लियोटाइड लिखा होना चाहिए, और इस तरह का 3300 बुक होगा ना सर, कितना होगा तुम्हारा, 300 बुक होना चाहिए, तब जाके 3300, 3000 हमको याद था इसीलिए तो बोले 3300 ना, इतना क्या होना चाहिए बाबू, बुक होना चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा तुम्हारा, कंप्लीट होगा एक जीनोम का सीक्वेंस आ रहा, मतलब इतना लिखना होगा तुमको, ठीक है। मतलब क्या बताया ये कि अगर हम लोग एक ह्यूमन के जीनोम को उठाएं, मतलब 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर को उठाएं किसी आदमी का, तो हमको एक बुक तैयार करना होगा जिसमें क्या होगा, 1000 पेज होगा, ठीक है। एक बुक है उसमें कितना होगा, 1000 बुक होगा, और एक पेज पे 1000 न्यूक्लियोटाइड लिखा होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड समझ रहे हो ना, पॉलीमर ऑफ जिससे बनता है तुम्हारा यूनिट ऑफ डीएनए, है ना तुम्हारा, जिससे डीएनए बनता है, तो समझो एक न्यूक्लियोटाइड जो तुम्हारा बना रहे थे हम लोग, उससे कितना 1000 लिखा होना चाहिए एक पेज पे, और इस तरह का कितना बुक लगेगा, 3300 बुक लगेगा तुमको इसको लिखने में, पूरा सीक्वेंस को पता करने में। ये एक साइंटिस्ट ने एज्यूम किया था, किया नहीं था, हम बता रहे हैं, वो बताया था कि इतना हमको खर्च होगा, वैसा वो कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है। अब इसमें क्या था कि कुछ डिपार्टमेंट था, है ना, कुछ डिपार्टमेंट जो इसमें मिलके काम किया, ठीक है। कौन कौन था बाबू डिपार्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सबसे पहला, एनर्जी, एक तुम्हारा NIH यूके था ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूनाइटेड किंगडम था वो तुम्हारा, एक था तुम्हारा वेलकम ट्रस्ट, अब बहुत सारा था, चाइना था, जापान था, जर्मनी था, ठीक है, फ्रांस था, फ्रांस, ये सब क्या था बाबू, इतना सारा देश और इतना सारा डिपार्टमेंट मिल करके इसको कोशिश किया था, क्या कोशिश किया था, सीक्वेंस पता करने का, सीक्वेंस को डेटाबेस करने का, मतलब तुम्हारा डीएनए का सीक्वेंस निकाल करके हम एक कंप्यूटर में लोड करके रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तुम आई दिक्कत लेकर के सर हमको ये डिजीज हुआ है, देखेंगे तुम्हारा सीक्वेंस को, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो सकता है इसका, है ना, तो ये गड़बड़ हुआ तो तुरंत हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, समझ गई। तो ये कोशिश किया था ये लोग, इसलिए मेगा प्रोजेक्ट इसको बोलते, क्योंकि ये 13 साल का चला था और इतना सारा डिपार्टमेंट मिल करके कोशिश किया था इसको, है ना, ये करने का, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया था पूरा ये लोग एक्यूरेट। अभी भी तुम्हारे डीएनए का सीक्वेंस को अभी भी कोई भी डेटाबेस नहीं कर सकता है ना, एक्यूरेट पूरा। चलो इसको लिखो, आगे बताते हैं। ये यूएसए होगा, टू नो, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे कंपेयर, क्या लिख सकते हो, कंपेयर कर रहे थे ना डीएनए सीक्वेंस का दो ह्यूमन का। तुम लोग के पास, सबके पास नया एनसीईआरटी है ना, पुराने वाले से तो नहीं पढ़ रहे हो कोई, अपडेटेड एनसीईआरटी जरूरी है कि नया एनसीईआरटी सब कोई रखोगे, पुराने वाले से कोई नहीं पढ़ोगे अभी। पुराने वाले में अगर टिक है या फिर उसमें हाईलाइट किया हुआ है तो उसको साइड में रखो, ठीक है, लेकिन नया एनसीईआरटी सबके पास होना चाहिए। इसका ये क्या है तुम्हारा, कोस्ट है, क्या है, कोस्ट है, इतना लगा था, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे ये तो नया टॉपिक है, जो बता रहे कम से कम उसको समझो, है ना, पीछे का चीज बाद में समझ लेंगे, है ना, अब उससे रिलेटेड नहीं है, अब वो ट्रांसलेशन तक ही था कि पीछे का रिलेशन था उससे, कि पिछले का टॉपिक नहीं पढ़े, तो ये नया चीज है। मान ले चलो यहाँ से टॉपिक मेरा स्टार्ट हुआ है,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। एक प्रोजेक्ट था, स्कूल में प्रोजेक्ट देते हो ना बना करके, एक तरह का ये प्रोजेक्ट था जिसमें तुम्हारे में अंदर क्या है, डीएनए है जिससे तुम्हारा बॉडी बना है कहीं ना कहीं, तो तुम्हारे अंदर डीएनए है, उसका सीक्वेंस पता करने के लिए एक प्रोजेक्ट चला था, है ना। कितना दिन का चला था, 13 साल का। कब से कब तक, 1990 से लेकर के 2003 तक चला था। 13 साल का प्रोजेक्ट था इसमें, लेकिन क्रोमोसोम 1 को स्टडी करने में कितना टाइम लग गया, 2006 तक टाइम चला गया, है ना। अब आगे तुम्हारा इसमें कॉस्ट कितना पड़ा था, आगे कोई भी प्रोजेक्ट को तुम बनाते हो तो कॉस्ट पड़ता है ना बाबू, चार्ट पेपर खरीद के लाना, कलर खरीद के लाना, ठीक है। तो एक बेस पेयर को, हमारे पास जीनोम का बेस पेयर कितना था, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, लेकिन हम लोग एक बेस पेयर पे बात करें कि अगर एक बेस पेयर को हम लोग अगर सीक्वेंस बनाए तो कितना खर्च आएगा, तो उसका आया था $3, है ना। लेकिन इसी तरह से पूरा होल बेस पेयर को हम लोग करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लगभग कितना, $9 बिलियन के आसपास तुम्हारा खर्च हुआ था, ठीक है उसका। अब इसमें हुआ क्या था कि वो साइंटिस्ट था, वो बोला था कि हम अगर इसको एक बुक में लिखे सीक्वेंस को, अगर तुम्हारा डीएनए के सीक्वेंस को अगर हम लोग बुक में लिखना चाहें तो कितना बुक बनाना होगा, कितना पेज का रहेगा, वो एक तो डिसाइड करना होगा ना। तुम्हारा एनसीईआरटी बना तो वो तो राइटर डिसाइड किया होगा ना कि इतना पेज लगेगा, इसमें इतना मोटा होगा बुक। तो उसमें क्या हुआ था बाबू कि सीक्वेंस अगर ऑफ इफ राइट इन अ बुक, तो क्या बोलता है कि उसमें कितना पेज होना चाहिए, कितना पेज होना चाहिए, 1000। और उस 1000 पेज में अगर एक पेज का बात करें तो एक पेज में कितना न्यूक्लियोटाइड लिखाना चाहिए, 1000। एक पेज में 1000 न्यूक्लियोटाइड लिखना होगा तुमको, ठीक है। जैसे तुम्हारा बुक में डिसाइड होगा कि इतना लाइन लिखना होगा एक बुक में, तब जाकर के इतना मोटा बुक बनेगा, है ना। सपोज करो हम एक पेज में दो लाइन भी तो लिख सकते थे, तो बुक इतना मोटा हो जाता या नहीं। तो उसी तरह से वो बोला कि एक पेज में 1000 न्यूक्लियोटाइड लिखना ही होगा तुमको, तब जाकर के तुमको कितना बुक चाहिए, टोटल 3300, है ना, 3300 बुक चाहिए तुमको तुम्हारा डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए, है ना। तब इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एनआईएच यूएसए, वेलकम ट्रस्ट, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये सब इन्वॉल्व था, ठीक है। तुम्हारा इसको क्या, इस सब करने में, ये प्रोजेक्ट को काम करने में, इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का था तुम्हारा एक मेगा प्रोजेक्ट था, है ना। इसमें तुम्हारा बताया था भाई कि $3 पर बेस पेयर लगा था ना, तुम्हारा टोटल कितना था, 9 बिलियन। देखो ये बताए थे बाबू कि एक तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा एक मेगा प्रोजेक्ट था ना। दूसरा क्या था तुम्हारा कि पर यूएस पर तुम्हारा 3 बेस पेयर लगा था, मतलब कि एक बेस पेयर पे कितना, $3 लगा था, और टोटल जो एस्टिमेट किया गया था वो $9 बिलियन, है ना। बाकी तुम्हारा 3003 तुम्हारा 300 तुम्हारा ये बुक था, ये तो पता ही है तुमको, है ना। एक बात जो तुम लोग को सीखना है वो देखो, AGP was closely, अपना एनसीईआरटी भी देख लो तुम लोग, AGP was closely associated with the rapid development of new area in biology called bioinformatics। अब ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इन तुम्हारा नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हम इसको एनसीईआरटी इसलिए निकाले हैं ये जानने के लिए, गोल्स ऑफ AGP, यानी AGP तुम्हारा जो मेगा प्रोजेक्ट था तुम्हारा, उसमें क्या क्या गोल्स था, यानी क्या क्या एम था प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। जैसे साइंटिस्ट लोग बैठ के बात किया होगा ना कि अगर हम लोग AGP स्टार्ट करने जा रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट को, तो ये काम करेंगे हम लोग, है ना। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर पहले एक स्क्रिप्ट लिखाता है ना तुम्हारा, उस पे साइन होता है कि ये काम करना है इस प्रोजेक्ट में। जैसे प्रोजेक्ट के पहले हम लोग को पता होता है कि बाबू आज हम लोग को क्या बनाना है, तो नदी पहाड़ बना के स्कूल में जमा करना है प्रोजेक्ट में, है ना, ये सब। तो पहला गोल क्या था कि तुम्हारा आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000, 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए, ठीक है। तुम्हारा क्या था कि 20 से 25,000 जो तुम्हारे डीएनए में क्या है, तुम्हारा जीन है, क्या है, जीन है, उसको आइडेंटिफाई करना।
ऐसा माना गया था, मतलब एस्टिमेट किया गया था कि तुम्हारे जीन में, मतलब तुम्हारे डीएनए में, एक डीएनए को उठाएं तुम्हारे, तो उसमें कितना जीन मिलता है? 20,000 से 25,000 तुम्हारा जीन मिलता है। तो अगर सीक्वेंस पता करना है बाबू, तो पहला कदम तुम्हारा क्या होगा? पहले जीन को पता करना। भाई पहले डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। जीन के अंदर क्या होगा? सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड, है ना। डीएनए के एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? जीन। जिससे फंक्शनल होता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था और ट्रांसलेशन हो रहा था जिसका, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। याद है ना? स्ट्रक्चरल जीन, याद है ना? तो वहां जीन का ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था ना, तो उसका एक यूनिट है। तो सबसे पहला गोल था तुम्हारा बाबू कि हमको पता करना कि तुम्हारे 20,000 से 25,000 जो जीन है डीएनए में, उसको। दूसरा, determine the sequence of the 3 billion chemical base pair that make up human DNA। ठीक है, हमारा 3 बिलियन, 3.3 था ना कुछ, 3.3 into 10 to the power 9, वही बता रहा है कि 3 बिलियन जो तुम्हारे अंदर जीनोम के अंदर क्या है, तुम्हारा सीक्वेंस है बेस पेयर का, उसको क्या है? पता करना, डिटरमाइन करना। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर था ना हमारे पास, 3 into 3 10 to the power 9 बेस पेयर, यही था ना बाबू। तो इसको पता करना, 3 बिलियन के आसपास हो इसको बोलते हैं। तो इसमें जो केमिकल बेस पेयर है उसका सीक्वेंस को पता करना, ये दूसरा गोल हो गया। इन लोग गोल सेट कर रहा है अभी बैठ करके सारा साइंटिस्ट लोग कि ये पता करेंगे। दूसरा क्या पता करेंगे? अगला, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस। मतलब कि ये जो सीक्वेंस को पता करेंगे बाबू, उसको हम लोग कहां रखेंगे? डेटाबेस बना करके। कहने का मतलब कंप्यूटर में स्टोर करके रखेंगे उसको, है ना। ये तुम्हारा तीसरा गोल था इसका। इसी को तुम्हारा टेक्नोलॉजी को, इसी को बोलते हैं हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स, याद रखना, बायो इन्फॉर, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या होता है कि तुम्हारा बायोलॉजिकल ज्ञान को, मतलब तुम्हारे अंदर डीएनए कितना है, तुम्हारे अंदर जीन कितना है, तुम्हारा कौन सा प्रोटीन कब बन रहा है, ये सब को पता करके एक तुम्हारा कंप्यूटर में लोड कर देना, उसी को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। तुम्हारा सारा चीज को हम, तुम्हारा ह्यूमन जितना भी तुम बनी हुई हो, या फिर तुम्हारा जीन, डीएनए, सबको हम कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? कंप्यूटर में रखेंगे, सब कुछ लोड करके तुम्हारा, उसको हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसीलिए बोला कि अभी क्या हुआ कि एसीपी क्लोजली रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है न्यू एरिया का। कौन सा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन एसजीपी जब से आया तब से तुम्हारा सीक्वेंस को, याद करो अभी स्टेम सेल का बताए थे, स्टेम सेल भी एक तरह का बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तुम्हारा स्टेम सेल को लिए और उसके बाद हम तुम्हारा मशीन से तुम्हारा हाथ को बनाए, ठीक है, डेवलप किए तुम्हारे जैसा है जीन का, तो क्या हुआ? तुम्हारा एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही है। उसी तरह से किसी भी तुम्हारे डीएनए या सीक्वेंस को तुम्हारा कंप्यूटर में रखना, डेटाबेस बनाना, उसको क्या बोलेंगे? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। दूसरा, इंप्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस। अगर हम लोग इस डेटा को, अगर हम लोग किसी कंप्यूटर में रख दिए, तो सपोज करो क्या ये सब कंप्यूटर में खुल जाएगा? ये देख लेंगे? नहीं ना। अगर इतना, मतलब इतना कॉन्शियस और इतना तुम्हारा क्या बोलते हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है ये ह्यूमन का। इसमें ये भी होता है कि किसी को बताना भी नहीं है तुमको कि इसका सीक्वेंस ये है, ठीक है, पहला। और दूसरा बाबू कि ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता है। अगर नॉर्मल कंप्यूटर पढ़ लेता, सपोज करो, तो आज तो कितना क्राइम हो जाता, हम इसके जैसा 2-3 लड़की बना देते, है ना। हमारे पास ऐसा कंप्यूटर रहता तो हम इसके जैसा 2-3 नहीं बना लेते, है ना। तो एक तरह का क्राइम हो जाता, है ना। गलती ये दूसरा लड़की से करवाते, फंसती ये, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, इस तरह से बड़ा क्राइम हो सकता है ना। अगर तुम्हारा सीक्वेंस को नॉर्मल डेटाबेस अगर तुमको रिकॉर्ड कर ले, तो ये सब छोटा मोटा बड़ा से बड़ा कंप्यूटर भी इसको सीक्वेंस को पता नहीं कर पाया था, है ना। इसके लिए क्या करना होगा तुमको? जो टूल्स होते हैं तुम्हारा, जो डेटाबेस को कंट्रोल, उसको इंप्रूव करना होगा। क्या इंप्रूव करना होगा? एनालिसिस करने के लिए, मतलब उसको देखने के लिए तुमको कि इस आदमी का डीएनए सीक्वेंस क्या है। ये था। अगला देखते हैं हम लोग, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। जैसे कि अब तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस को हम पता कर लिए, है ना, तो अब उसको क्या करना है? हमको ट्रांसफर भी करना है किसी इंडस्ट्री में, जहां पे तुम्हारा हाथ पैर बनेगा, है ना, जहां पे इसको करेक्ट किया जाएगा। हम साइंटिस्ट हैं, हम तुम्हारा क्या किए? डीएनए सीक्वेंस को पता करने का कोशिश किए, सिर्फ मेरा वही काम था।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुम्हारे डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं, नहीं, केवल मेरा डीएनए सीक्वेंस पता करने उसमें नॉलेज था मेरा। तुम्हारे पास बायोलॉजी का नॉलेज है, मैथ वाला नॉलेज तो नहीं दे सकते हो तुम, है ना। तो वही चीज था, साइंटिस्ट लोग पता कर लिए सीक्वेंस, चलो हम पता कर लिए, लेकिन उसको किसी और को देना होगा ताकि वो डिजीज वगैरह को ठीक कर सके। अब उसमें जो एक्सपर्ट होगा उस पर काम करेगा। तो ये सब का केवल था कि तुम्हारा ये सीक्वेंस को पता कर लिया। अब इसका अगला स्टेप होना चाहिए कि ये तुम्हारा टेक्नोलॉजी को अदर सेक्टर में तुम्हारा जाकर के ट्रांसफर करे, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में, है ना, जिससे तुम्हारा हेल्प हो सके डीएनए सीक्वेंस को पता करने के बाद। समझ गई? ये लाइन समझ आया तुम लोग को? लाइन सिर्फ समझना है, हम इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं बाबू, ये सब याद करने वाला है इसमें, है ना। हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, है ना, कुछ दिमाग में रह जाए। अगर तुम लोग के सामने क्वेश्चन आए तो तुम्हारे दिमाग में हाँ कि ये डिस्कस हुआ था, ये दिमाग में रहे बस, बाकी सब कुछ अपने से पढ़ के समझा जा सकता है ये वाला, ठीक है। अगला है तुम्हारा एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा और भी है कि जैसे इसमें क्या हुआ, किसी का हम पकड़ लिया आदमी का, अब तुम्हारा मन नहीं था बाबू, सपोज करो तुम्हारा सीक्वेंस को हम पता करने का कोशिश की, है ना, और तुम्हारा मन नहीं है, तो ये तो लीगल नहीं है ना, कि जबरदस्ती हम ह्यूमन को पकड़ के उसका सीक्वेंस पता कर रहे हैं, उसका डीएनए का, उसके लिए उसका ऑथोरिटी होना चाहिए, उस पर साइन करना चाहिए कि हाँ हम तैयार हैं, मेरा सीक्वेंस को तुम पता करो। तो उसमें था एड्रेस करना, मतलब कि जो अभी तो ये लोग बैठ के बात कर रहा है ना क्या क्या करेंगे, तो वो लोग बोल रहा है कि हम लोग एड्रेस करेंगे, मतलब पता करेंगे, कुछ तो लीगल तो नहीं ना हो रहा है, कुछ इलीगल तो नहीं ना हो रहा है, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है ना, वो भी हम लोग ध्यान रखेंगे जब ये मेगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे करना। समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आ रहा है? हम लोग जैसे बैठ के हम लोग करेंगे ना, जैसे एक रैली निकालना है, रैली निकालना समझो कल, है ना, बाहर में, तो रैली निकालना है, तो हम लोग बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं कि कल ना रैली निकालेंगे ना तो किसी बच्चा उच्चा को चोट नहीं लगना चाहिए, है ना, एड्रेस करेंगे, देखेंगे सब कोई तैयार रहेंगे, कोई गाड़ी से नहीं चोट लगना चाहिए किसी को रोड में, है ना। तो उसी तरह से बाबू एड्रेस करेंगे, कोई इथिकल इशू तो नहीं हो रहा है, कोई लीगल काम तो वहां हो रहा है ना, यानी सोशल इशू तो नहीं चल रहा है वहां पे, कोई आदमी नहीं तैयार है फिर भी पकड़ के उसको मेगा प्रोजेक्ट में ला रहे हैं, ठीक है, ये सब तो कोई इशू नहीं होगा ना, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस करना। एड्रेस करना मतलब ध्यान रखना, है ना, ये सब बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। समझ आए ये सारे पॉइंट्स? याद रहेगा, हम पूछेंगे एक एक पॉइंट सबसे, है ना, कम से कम एक एक पॉइंट सबको याद होना चाहिए। आगे आ जाओ। अब हम लोग आते हैं बाबू थोड़ा सा मेथड पे। एक काम करो तुम लोग, इस पॉइंट को ना तुम लोग, ये केवल गोल्स है ना, ये तुम्हारा बहुत बार आ चुका है, ये गोल्स को 6 पॉइंट अपने कॉपी में लिखो फट से, जल्दी कॉपी में होना चाहिए ताकि तुमको याद रहे 6 पॉइंट। कभी कभी ये ऑप्शन में दे देता है बाबू, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखेगा गोल्स ऑफ और कुछ अलग अलग पॉइंट लिख देता है तुम्हारा नीट वाला, बस 6 पॉइंट लिखना है वो। हाँ बोलो, क्या पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था? अगर पूरी तरह से सक्सेसफुल होता तो अभी तो बहुत बड़ा ये हो जाता है एकदम, ठीक है, डिजास्टर एकदम आ जाता। पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, हाँ बहुत हद तक हो गया था, है ना, डेटाबेस को बहुत सारा स्टोर किया गया था, मतलब एक इनडायरेक्टली चल रहा है, अभी कोई बताया नहीं है, लेकिन वो 13 साल का ही था ना, तो 13 साल मतलब वो नोन था, पूरा दुनिया जान रहा था कि 13 साल का चला है, ठीक है। बाकी साइंटिस्ट तो काम कर ही रहा है इस पे बाबू अभी भी, है ना, लेकिन हम लोग को नोन नहीं है, है ना, पता नहीं हम लोग को, लेकिन काम तो चल ही रहा है। लेकिन दुनिया को नोन था कि 13 साल का ही चला ये, है ना, उसके बाद बंद कर दिया गया था, ये देखा गया कि इतना ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ना, और बहुत ज़्यादा पैसा भी तो लग रहा था, 9 बिलियन यूएस डॉलर, समझ रही है कितना पैसा हो जाएगा, समझी। हमारे यहाँ कितना 65 या कुछ रुपीज़ के अनुसार उन लोगों का $1 होता है, हाँ 90 हो गया ना, हाँ वही आसपास, हमको पता नहीं अपडेट अभी। हाँ क्या बोली बाबू, अगर हो जाएगा तो फिर मजे मजे है ना, आदमी तो डिजीज फ्री हो जाएगा, तुमको टेंशन नहीं रहेगा एक्सीडेंट से हाथ हूथ कटा तो, ठीक है, जाओ जाओ दौड़े दौड़े जाएंगे बैंक में, एक हाथ दीजिए मेरा, ठीक है हमको लगवाना है एक ये पॉइंट को जरूर लिखना, देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या यूज किया गया था, क्या क्या मॉडल था,
जिसको उठाया गया था। तो मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल तुम्हारा उठाया गया था ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, क्या लिखा है, कैनो हैबिटेट्स इलिगेंस, है ना। इसको फ्री लिविंग एराडिपोसिस, एराबीडोप्सिस बोलते हैं, एराबीडोप्सिस, ठीक है। ये क्या हुआ था ना, ये बहुत बार पूछा है बाबू कि इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सबको क्या लिखा है, ऑल्सो सीक्वेंस किया गया था। मतलब समझ में आया कि ह्यूमन वाला तो किए ही किए थे, कुछ नॉन ह्यूमन भी हम लोग ट्राई किए थे सीक्वेंस करने का, है ना। उन लोग का भी डीएनए को सीक्वेंस करने का ट्राई किए थे। उसमें से कौन कौन था तुम्हारा, जैसे बैक्टीरिया को कोशिश किए थे, ईस्ट का कोशिश किए थे, कैनेरो हैबिटेट्स इलिगेंस था तुम्हारा, ठीक है। जो तुम्हारा ये क्या होता है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमाटोड है। क्या है तुम्हारा, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमाटोड है। ड्रोसोफिला में किए थे, जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्लांट्स में किए थे, किसमें, राइस एंड एराबीडोप्सिस, ठीक है। हुआ, लिखी तुम लोग। देखो बाबू, अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं यानी सीक्वेंस कर रहे हैं तो उसका कोई मेथड होगा। अब हम लोग मेथड पे आते हैं कि कोई तो मेथड होगा बाबू कि जिससे हम लोग क्या किए, सीक्वेंस को हम लोग ये करना शुरू किए, है ना। तो क्या क्या मेथड था जिससे हम लोग इसको सीक्वेंस करना शुरू किए, ठीक है। तो दो तरह का मेथड था, दो तरह का यूज किया वो लोग मेथड। एक मेथड यूज किया जिसमें केवल एक्सप्रेस्ड रीजन को सीक्वेंस करने का कोशिश किया, और एक मेथड यूज किया जिसमें तुम्हारा होल जीनोम सीक्वेंस को तुम्हारा सीक्वेंस करने का कोशिश किया। जैसे कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस और होल जीनोम में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेस मतलब याद है, खराब गाजर और अच्छा गाजर, एक्सोन और इंट्रोन, पता है। एक्सोन क्या था हमारा, अच्छा वाला, एक्सप्रेस होने वाला, और इंट्रोन मतलब खराब वाला, इंटरप्ट हो जाता था, है ना। तो अगर हम लोग केवल एक्सोन को अगर सीक्वेंस करें, है ना, खराब वाला को छोड़ दे, है ना, खराब गाजर को, अच्छा वाला गाजर को सीक्वेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा वाला को करेंगे मतलब उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ ए एक्सप्रेस्ड रीजन, उसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारा एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, पहला तुम्हारा हाईलाइट करके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो उसका मतलब ये हुआ बाबू कि ये केवल एक्सप्रेस जो था ना, यानी एक्सोन, एक्सप्रेस मतलब एक्सोन, केवल एक्सोन को ये क्या करने का कोशिश किए थे, सीक्वेंस करने का। अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक्सोन भी और इंट्रॉन भी दोनों को सीक्वेंस किए, चाहे खराब गाजर हो चाहे अच्छा गाजर हो, सबको हलवा बनाएंगे हम, ठीक है। खाओ चाहे नहीं खाओ, हमको क्या मतलब है। तो उसको बोलेंगे होल जीनोम सीक्वेंस, और उसका नाम था सीक्वेंस एनोटेशन, है ना। सेकंड देखो तुम लोग का जो हाईलाइट करके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा दो तरह का था, ठीक है। अब इसमें करते कैसे हैं बाबू, देखो सबसे पहले कोई मॉडल उठाएंगे, आदमी को उठाएंगे, ठीक है, उठा नहीं लेंगे उसका मर्जी से, ठीक है, वही उठाना नहीं है इसमें किसी को, उसका मर्जी से उसका क्या किया, एक फ्रैगमेंट लिए, बाल लिए, ठीक है, तुम्हारा नेल लिए, ये सब लिए कुछ, ठीक है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। नेल में भी प्रेजेंट होता है, हेयर में भी प्रेजेंट होता है, ये सब में सब जगह तुम्हारा क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या किए, किसी ह्यूमन का डीएनए को लिए बाबू, ठीक है, और इसका क्या किए, पहले निकाले उसे फ्रैगमेंट करके। डीएनए कैसे निकालते हैं, एक सेल को निकाले, उसका सेल में क्या किए, तो प्रोटीएज डाले, राइबोज एंजाइम डाले, जिससे सारा कुछ गल गया, है ना, उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सब गल गया, लास्ट में क्या बचा, डीएनए बचा। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन को गलाने वाला एंजाइम डाल दिए उसमें, है ना, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, डीएनए बचेगा। अब डीएनए को हम लोग क्या किए, इस फ्रैगमेंट में लिए, ठीक है, डीएनए को लिए इसमें बाबू। अब डीएनए भी तो पता है तुमको कि तुम्हारा क्या है, उसमें कॉम्पैक्ट है ना डीएनए, डीएनए के अंदर ना सीक्वेंस है, ठीक है। तो डीएनए को भी तोड़ना होगा हमको, तभी तो सीक्वेंस पता चलेगा। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, किससे, कौन सा एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, तो वहां से, ठीक है। ये आइसोलेट किए हम लोग, किसको, डीएनए को, ठीक है, यहां से। अब क्या किए कि यहां पे तुम्हारा क्या मिला, तुमको बहुत सारा फ्रैगमेंट मिलेगा, टूट गया डीएनए, तो
मिलेगा ना जी। डीएनए को हम लोग तोड़ दिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले और पूरे को हम लोग तोड़ दिए तो फ्रैगमेंट मिला। क्या मिला? फ्रैगमेंट मिला। अब हमको देखो होता क्या है कि बहुत कॉम्पैक्ट होता है। अब सपोज करो कोई चीज सैंपल लेना है तुमको, तो सैंपल लेना है तो क्या करेगी? सबसे पहले उसको बढ़ाएगी, यानी छोटा सा कुछ सैंपल मिला हमको, तो वो सैंपल खराब भी तो हो सकता है। तो क्या बार बार आदमी पर जाओगी तुम और बार बार तुम डीएनए लाओगी उसका? नहीं ना, कोई आदमी एक ही बार अलाउ करेगा, है ना। तो बार बार उसको ना परेशान करे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सैंपल को पहले बढ़ाएंगे, कोशिश करें कि सैंपल को ही पहले बढ़ा ले हम लोग ज्यादा। तो अगर 2-3 सैंपल खराब भी हो जाए तो कुछ सैंपल मेरे पास बचा रहे। तो इसको क्या करते हैं? कॉपीज करते हैं। सारे जितना फ्रैगमेंट हुआ ना उसको क्या बनाते हैं? कॉपीज बनाते हैं, बहुत सारा ना। हम लोग मल्टीपल कॉपी उसको बनाते हैं, कॉपी कॉपी कॉपी। मशीन में क्या किया? डाल दिए उसको। मतलब क्या कर रहे हैं? जिरोक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सैंपल को जिरोक्स कर रहे हैं, ताकि अगर 1-2 सैंपल खराब हो जाए हमारे पास जिरोक्स कॉपी रहे, है ना, कि ये चीज लिए थे उससे, ठीक है। तो उसको कॉपीज किए। तो ये कॉपीज करने के लिए 2 मशीन यूज किया गया था, है ना। 2 मशीन का नाम है, एक का नाम है बैक और एक का नाम है यैक, ठीक है। इसका नाम होता है बाबू बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और ये तुम्हारा होगा बाबू ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। समझ आया? बैक एंड यैक, ठीक है। ये दोनों क्या था बाबू? इसमें हम लोग क्या किए? डाले और तुम्हारा इसको मल्टीप्लाई किए, बहुत सारा जिरोक्स बनाए। ये जिरोक्स बनाने का दोनों मशीन है, ठीक है। पूरा जिरोक्स बनाए, जिरोक्स बनाए, जिरोक्स बनाए। अब क्या हुआ? इसको हम लोग, अब कॉपी बहुत सारा बन गया है, अब टाइम आया इसको सीक्वेंस करने का, है ना। तो सीक्वेंस, कॉपीज का सीक्वेंस, कॉपीज का सीक्वेंस करेंगे। क्या करेंगे? सीक्वेंस बनाएंगे अब ना, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली क्या करना है? सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस जो बनाया कॉपीज को, यहां जो कॉपी था ना न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए टूटा तो क्या न्यूक्लियोटाइड बना होगा, उसका हमको क्या करना है? सीक्वेंस करना है। तो वो जो कॉपीज बना बाबू ना, उसको सीक्वेंस में लाने के लिए एक मेथड है, उसको बोलते हैं सैंगर मेथड। कौन सा? सैंगर साइंटिस्ट दिया था इसको, पहले किया था, इसको बोलते हैं सैंगर मेथड। समझ में आया? सैंगर मेथड क्या किया? उसको सीक्वेंस किया, जितना टूटा हुआ था ना इधर उधर ऐसे वैसे बहुत सारा कॉपी बना हुआ था एक जगह पे, उसको एक लाइन में लाया। इसके बाद लिख लेना बाबू इधर, इसको क्या किया? इस तरह से सीक्वेंस में लाया। जो छोटा था उसको एक तरफ किया, जो बड़ा था ये फ्रैगमेंट का सीक्वेंस किया, सीक्वेंस, है ना। जैसे यहाँ ए जी सी, यहाँ टी ए सी, इस तरह से, है ना, जी सी, मतलब एक तरह से अरेंज किया सबको, है ना, जिससे हम लोग क्या करें? पढ़ पाए। सारा कॉपीज को इस तरह से अरेंज किया फ्रैगमेंट को ना, और इसको सीक्वेंस करने को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा मेथड? सैंगर मेथड, ठीक है। बस इस तरह से वो सीक्वेंस को डेटाबेस कर, इसके बाद यहां से क्या करेंगे? हम लोग डेटा में ले जाएंगे, स्टोर कर लेंगे इसको कंप्यूटर में, क्योंकि अब हम लोग पढ़ पा रहे हैं इसको, ठीक है। बस एक तुम्हारा एक एवरेज क्या बोलते हैं कि समराइज यही था कि ऐसे करने का वो लोग कोशिश किया था। अब इसमें भी बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा ये लोग कोशिश किया होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को इतना ही समझना है कि उन लोग यही किया था। अब इसका फीचर केवल देखना है कि क्या क्या फीचर्स था, ठीक है। चलो हो गया। चलो चलो बाबू हम लोग ना थोड़ा सा इसका फीचर देख लेते हैं। देखो जल्दी से, सबसे पहला तुम्हारा क्या था? कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया, ठीक है। तुम्हारा क्या एसजीपी जब हुआ तो उसमें कुछ कुछ ऑब्जर्व किया गया, उसका कुछ फीचर था, ठीक है। क्या क्या था? सबसे पहले द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर। एक ह्यूमन जीनोम कितना बेस पेयर कंटेन करता है? 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ये देखो अब एग्जैक्ट पता लगा लिया। पहले हम लोग कितना 3 बिलियन में चल रहे थे कि इतना बेस पेयर था इतना, लेकिन ये देखो एग्जैक्ट पता लगा लिया 0.7 भी, है ना। मतलब ये हम लोग प्रोजेक्ट से पता किए, ठीक है। दूसरा, the average gene consists of a 3000 bases but size vary greatly with the largest known human genome being a dystrophin gene at a 2.4 million base pair। बोला कि क्या होता है कि एवरेज जीन कितना कंसिस्ट करता है बाबू? 3000 बेसेस। कितना?
3000 बेसेस। एक एवरेज जीन में कितना बेस होगा? 3000 होगा, लेकिन वो क्या होगा? साइज में वेरी करेगा, है ना। अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होता है? डिस्ट्रोफिन जीन का, ठीक है। और कितना उसमें बेसिस होता है? 2.4 मिलियन बेसिस, है ना। वहां पे क्या होता है? वो लार्जेस्ट होता है तुम्हारा डिस्ट्रोफिन। एक याद रखना, ये पूछता है नीट में कभी कभी कि डिस्ट्रोफिन क्या है, तो सबसे लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन है, ठीक है। अगला, द टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड एट 30,000 मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेटेड 80,000 टू 1,40,000 जीन। क्या हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ जीन हमारे पास एस्टिमेटेड कितना है? 30,000, ठीक है। जबकि हम लोग पहले से क्या किया था कि साइंटिस्ट लोग ऐसा मान के चला था कि 80,000 से 1,40,000 जीन होगा, है ना। लेकिन निकला कितना? 30,000 ही जीन निकला, ठीक है। बोला ऑलमोस्ट ऑल यानी 90.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। बोला कि जितना भी 99.9% का बात करोगे तो सेम होता है। ए जी सी टी यू जो भी है, टी ए सी जी टी, ये तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस है, सपोज करो बाबू, है ना। तो इसमें बोला कि ये सारे सीक्वेंस अगर दो ह्यूमन, ये दोनों लड़के को उठाएं हम, तो दोनों में 99.9 सेम था, ठीक है। एक जगह चेंज होगा, मान लिया यहां जी है तो इसका यहां क्या होगा? ए है। केवल एक पॉइंट पे चेंज मिला, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये तुम्हारा क्या हुआ कि पॉलीमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं ना, जब एक जगह पे तुम्हारा चेंज मिलता है। तो इसको बोलते हैं कि सारा का सारा इन लोग का सेम था। 99 पॉइंट इसका डीएनए और इसका डीएनए 99% एकदम सेम था, इसीलिए दोनों आदमी हैं। अगर और ज्यादा होता ना तो एक डायनासोर बन जाती, ठीक है, और एक आदमी रहती, ठीक है। तो आदमी रहने के लिए 99.9% तुम्हारा जीन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 0.1%, 0.01% ही तुम्हारा क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, ठीक है। अगला, द फंक्शन आर नोन फॉर द 50% ऑफ द डिस्कवर जीन, ठीक है। तुम्हारा जो फंक्शन था अभी भी 50% का क्या है? तुम्हारा अननोन है ना। अभी भी 50% जीन का हम लोग पता नहीं कर पाए कि उसका फंक्शन क्या है तुम्हारा बॉडी में, ठीक है, अभी भी अननोन है। दूसरा, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। अभी हम लोग बताएं कि जितना भी जीन है तुम्हारे में, जैसे 30,000 जीन है तुम्हारे में, उससे 2% से भी कम जीन जो है ना तुम्हारे बॉडी में क्या कोड करता है? प्रोटीन को कोड करता है। बाकी बात वेले बैठा हुआ है, सबका अलग अलग काम है जो हम लोग को पता ही नहीं कि वो करता क्या है। अभी तक हम लोग यही पता कर पाए सिर्फ ट्रांसलेशन, कि जो जीन होता है उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है जब जरूरत हो, खाली यही पता कर पाए। तो इसमें लेस देन 2% जो जीन होता है ना, वही केवल किसको कोड करता है? प्रोटीन को कोड करता है। समझ में आया? रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीवन। बोलता है रिपीटेड सीक्वेंस मतलब कि ये जो रिपीट हो रहा है बार बार, ए जी सी, फिर से ए जी सी, फिर से ए जी सी, ये जो रिपीट हो रहा है ना बाबू, ये बोल रहा है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा यही चीज है। बहुत ज्यादा ह्यूमन में क्या हो रहा है? रिपीटेड सीक्वेंस मिला, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है। ए जी सी, ए जी सी, ए जी सी, अलग नहीं था बीच में कुछ। तो बहुत लार्ज पोर्शन ऐसा था जिनका जिसमें क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। बोलता repetitive sequence and stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1,000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed light on the chromosome structure, dynamics and evolution. बोला बाबू कि बहुत सारा जो तुम्हारा रिपीटेड सीक्वेंस है केवल डीएनए को स्ट्रेच करने में हेल्प किया, है ना, लंबा करने में, और उसका कोई काम नहीं है। लंबा किया और क्या किया? तुम्हारा उसमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होता है तो क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। डायनेमिक्स, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना है डीएनए का, वो रिपीटेड सीक्वेंस यही लोग कर रहा है, वेले बैठा हुआ है। इन लोग का काम है इवोल्यूशन करना, तुम्हारा स्ट्रेच करना डीएनए को, है ना, डायनेमिक्स इसका देखना। और तुम्हारा लेस देन 2% का केवल क्या काम है? तुम्हारा प्रोटीन को कोड करना, है ना। बाकी सब यही सब करता है ये लोग। अगला, बोला क्रोमोसोम 1 हैज अ मोस्ट जीन 29600 2968 एंड द Y हैज द फ्यूएस्ट। बोला कि क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन होता है, 2968 जीन। इसीलिए याद करो कि इसको 3 साल ज्यादा लगा था स्टडी करने में। 2003 में मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, लेकिन क्रोमोसोम कब कंप्लीट हुआ?
2006 में। यही कारण था बाबू, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा जीन था क्रोमोसोम 1 के पास, और सबसे कम रहता है तुम्हारा क्रोमोसोम Y के पास, जो लड़का में होता है ना, केवल बहुत कम क्रोमोसोम। और इसीलिए तुम्हारे एक क्रोमोसोम पे बहुत ज्यादा जीन होने के कारण 2003 में खत्म होने के बाद, कब खत्म हुआ ये? 2006 में। मतलब कि तुम्हारा 3 साल एक्स्ट्रा लगा इसको स्टडी करने में, इतना लंबा था ये। आगे, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अबाउट द 1.4 मिलियन, 1.4 ही है ना, 1 मिलियन लोकेशन वेयर द सिंगल बेस पेयर डिफरेंस, जिसको SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, pronounced as SNPs, occurs in a human. This information promise to revolutionize the process of finding chromosome location for disease associated sequence and tracing human history. देखो क्या बोला ये, बोला बाबू कि जो तुम्हारा ये मतलब साइंटिस्ट लोग आइडेंटिफाई किया कि 1.5 मिलियन लोकेशन ऐसा है एक सिंगल बेस डीएनए में। अगर हम एक सिंगल बेस डीएनए का बात करें हम लोग बेस पेयर का, तो उसमें 1.5 मिलियन लोकेशन ऐसा है जहां पे क्या होता है, डिफरेंट होता है आदमी का एक दूसरे का डीएनए, ठीक है। वहीं जगह पे डिफरेंस हो सकता है और अदर जगह पे नहीं। एक कितना खोज किया, 1.4 मिलियन लोकेशन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक अलग हो गया, जी के जगह पे ए आ गया, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब हम लोग डिजीज को पता कर सकते हैं इसी से, है ना, कि ये जो चेंज हुआ ना इसी कारण से डिजीज हो गया उसको, है ना। किसी को कैंसर हो गया तो जी के जगह पे ए हो गया होगा, सपोज करो, तो इससे चेंज हो गया, तो इसीलिए डिजीज एसोसिएटेड तुम्हारा ह्यूमन हिस्ट्री को पता करने में, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे एंड गुड नाइट फॉर द नाइट। ओके, बाकी जिसको समझ नहीं आया कल इसको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, है ना, अगर समझ नहीं आया तो। बाकी हमको लगता है मोस्ट ऑफ द समझ में आ गया होगा कि करना क्या चाह रहा है SGP, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।